सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत, अभिनंदन आपका एक नए दिन, एक नए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की दुनिया में। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सिस्टम। बोले तो बोर्ड पर लिखा हुआ है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। शरीर का सबसे कीमती या सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन को परफ्यूजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यदि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कुछ मिनट के लिए काम करना बंद कर दे तो बॉडी के ऑर्गन का जीवित रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टम आज पहली क्लास अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर सिस्टम का परिचय दे दूं मैं आपको। एक तो बहुत सारे टॉपिक्स को ये वाला सिस्टम कवर करता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़कर अपने पूरे बॉडी का सारे के सारे सिस्टम का जनरल सर्कुलेशन आप समझ पाएंगे। पहली बात, यानी ये वाला सिस्टम आपको मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग या एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बाकी सिस्टम में भी हेल्प करने वाला है। पॉइंट नंबर 2, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें आते हैं। मिनिमम अपन बात करें तो 5 से 10 क्वेश्चन के समथिंग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आते हैं, और कभी कभार 20-20 क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर सिस्टम से आए हुए हैं। जैसा कि आप पुराने पेपर पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और विशेषता की मैं बात करूं तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हार्ट की स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल, सर्कुलेशन, इसमें काफी आने वाले टाइम में आपको इंटरेस्ट आने वाला है। और साथ में इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी पढ़ाने वाला हूं जो आपके बाकी सारे के सारे सिस्टम में काम आने वाली हैं। जैसे कि किसी भी टॉपिक को अपन पढ़ते हैं तो कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल करते हैं। बॉडी के सारे इन्वेस्टिगेशन, बोले तो सारे के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रेडियो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, वो भी अपन सारे के सारे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके मेरे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम, जिसके बिना बॉडी का चलना संभव नहीं है, और जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में की शुरुआत की जाए, इसमें देखें 2 पर्टिकुलर वर्ड हैं, एक तो है कार्डियो और एक है वैस्कुलर। 2 पर्टिकुलर वर्ड हैं, वन इज द कार्डियो, सेकेंड इज द वैस्कुलर, CVS। CVS बोले तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसा कि भली भांति आप जानते हैं कि कार्डियो वर्ड, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं हार्ट। कार्डियो वर्ड, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं हार्ट। और वैस्कुलर वर्ड, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स। वैस्कुलर वर्ड, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स। चूंकि यहां पर कार्डियो पढ़ाने से पहले मैं आपको वैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा, और उस वैस्कुलर सिस्टम को अपन ने 8 छोटे छोटे से पार्टों में डिवाइड किया है। जैसे जैसे आगे अपन पढ़ेंगे ये 8 के 8 पार्ट का मतलब आपको समझ में आएगा, और आने वाले टाइम में ये काम भी आने वाला है। जब किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई आपसे पूछी जाएगी तो इस पर्टिकुलर वैस्कुलर सिस्टम को पढ़कर आप सेकंडों में उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अपन बात करें, दैट इज द हार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अपन बात करें, दैट इज द हार्ट। हार्ट के बारे में कुछ लाइनें जाने अपन। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द हार्ट? व्हाट इज द हार्ट? हार्ट को सिंपल वे में अपन बोल सकते हैं, Heart is the central part of cardiovascular system. Heart is the central part of cardiovascular system.
and blood vessel are the peripheral part of cardiovascular system. देखें, जैसे अपन पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को तो अपन बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो नर्व होती हैं उनको अपन बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बोले तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सेंट्रल पार्ट कौन सा है? आंसर है हार्ट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सेंट्रल पार्ट कौन सा है? आंसर है हार्ट। और पेरिफेरल पार्ट कौन सा है? आंसर है ब्लड वेसल। देखिए, इस बात पर विशेष तौर से गौर कर लें, आगे आने वाली क्लासों में इस पहली लाइन जो मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की शुरुआत में बता रहा हूं, कई बार इसका यूटिलाइजेशन होगा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट कौन सा होता है? हार्ट। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पेरिफेरल पार्ट कौन सा होता है? ब्लड वेसल। तो अपन बोलेंगे हार्ट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड वेसल आर द पेरिफेरल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या मतलब है हार्ट का? दूसरे पॉइंट में यदि अपन डील करें तो देखें, हार्ट इज द हॉलो मस्कुलर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्ट इज द हॉलो, हॉलो का मतलब होता है खाली, मस्कुलर ऑर्गन है अपनी बॉडी का। इसकी जिम्मेदारी होती है बॉडी की हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को परफ्यूजन पहुंचाना। हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को परफ्यूजन पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन से ऑर्गन की है? आंसर है हार्ट की। तो अगली लाइन जनरल इंट्रोडक्शन में हार्ट के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, हार्ट इज द hollow muscular organ which is responsible to provide the perfusion of every cell of human body. ह्यूमन बॉडी की प्रत्येक सेल को परफ्यूजन पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हार्ट। अगले पॉइंट में अपन बात करें तो अगला पॉइंट में बोल सकता हूं, हार्ट इज द पंपिंग मोटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्ट इज द पंपिंग मोटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह अपनी बॉडी की पंपिंग मोटर है। कैसे है पंपिंग मोटर? यह भी जरूरी है, आगे एक टॉपिक में आपसे डील करूंगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वो पूरा पंपिंग मोटर पर बेस होगा। तो पंपिंग मोटर कैसे मानते हैं? जैसे अपने घरों के अंदर मोटर होती है, ये अपने घर के अंदर मोटर है, इससे अपन पानी भरते हैं, नल से पानी इस मोटर में आता है बहुत ही धीमी गति से। उसके बाद जो आउटपुट अपन लगाते हैं, पाइप अपन लगाते हैं, उसमें प्रेशर से पानी आता है। धीमी गति से पानी मोटर में एंटर होगा और तेज गति से बाहर निकलेगा। सेम इसी तरीके से मैं बात करूं तो हार्ट को बॉडी का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इस राइट वाले एट्रियम में इसका प्रेशर होता है 3 से 8 mm ऑफ Hg। 3 से 8 mm ऑफ Hg, इस प्रेशर से तो ब्लड आ रहा है। उसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है तो आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। 120/80 mm ऑफ Hg, 120/80। अब आप तुलना कर लो, क्या यह मोटर के समतुल्य नहीं है? जैसे घरों की मोटर में धीमे गति से पानी आता है और तेज गति से पानी बाहर निकलता है, सेम उसी तरीके से हार्ट के अंदर धीमी गति से ब्लड आ रहा है और तेज गति से बाहर निकल रहा है। तो जैसे अपने घरों के अंदर मोटर का व्यवहार होता है, वैसे ही इंसानी शरीर में हार्ट का व्यवहार है। तो अपन बोल सकते हैं हार्ट इज द पंपिंग मोटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए कौन कौन से पॉइंट बोल रहे हैं अपन, कौन कौन से पॉइंट डील कर रहे हैं अपन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पहली लाइन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पहली लाइन की हार्ट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड वेसल आर द पेरिफेरल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दूसरी लाइन, हार्ट इज द hollow muscular organ which are responsible to provide the perfusion of every cell of human body। और तीसरा पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में अपन ने डील कर लिया कि बेसिकली हार्ट अपने बॉडी के हर एक पार्ट को परफ्यूजन पहुंचाता है और इसका व्यवहार एक पंपिंग मोटर के समतुल्य होता है। जैसे अपने घरों में पंपिंग मोटर में धीमी गति से पानी आता है और तेज गति से आउटपुट निकलता है, सेम ऐसा ही हार्ट में होता है। सो दैट्स वाई अपन बोल सकते हैं हार्ट इज द पंपिंग मोटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगले पॉइंट को अपन डील करें
कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन कौन सा है, तो आंसर है हार्ट। हार्ट इज द ऑर्गन विच हैज बीन डेवलप्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सबसे पहले डेवलप होने वाला ऑर्गन कौन सा होता है, हार्ट। आगे अपन बात करें हार्ट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की। हार्ट की लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है और थिकनेस कितनी होती है। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस के बारे में बात करें तो वो होती है 12 गुणा 8 गुणा 5 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अपन बात करें लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 8 सेंटीमीटर और उसके अलावा इसकी थिकनेस की अपन बात करें तो वो होती है 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बारे में बात करें तो आंसर होगा 12 गुणा 8 गुणा 5। 12 गुणा 8 गुणा 5 बोले तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। आगे अपन बात करें व्हाट इज द शेप ऑफ द हार्ट। हार्ट का शेप कैसा होता है, तो आंसर है हार्ट इज फिस्ट इन शेप। मुट्ठी के आकार का होता है। आपने डायग्राम में भी देखा होगा, अभी यहां भी दिखाएंगे आपको डायग्राम कैसा होता है हार्ट का शेप। हार्ट इज फिस्ट इन शेप, यह मुट्ठी के आकार का होता है। अगले पॉइंट में अपन डील करें हार्ट का वजन कितना होता है। हार्ट का वजन कितना होता है, तो आंसर है 250 से 300 ग्राम या 200 से 300 ग्राम होता है। फीमेल में इसका वजन 250 ग्राम होता है और मेल में इसका वजन 300 ग्राम होता है। तो मेल का हार्ट का वजन फीमेल के हार्ट के वजन से ज्यादा होता है। मेल के हार्ट का वजन फीमेल के हार्ट के वजन से ज्यादा होता है। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सबसे पहले डेवलप होने वाला ऑर्गन है हार्ट। हार्ट फिस्ट के आकार का होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 12 गुणा 8 गुणा 5 होती है और इसका वजन फीमेल में 250 ग्राम और मेल में 300 ग्राम होता है। कहां पर होता है हार्ट, तो दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड हार्ट की सिचुएशन होती है। देखें जो एक्सरे कभी आपने देखा होगा तो एक्सरे के अंदर ये वाला व्हाइट वाला पोर्शन दिखता है यहां से यहां तक। यहां तो लंग्स होते हैं और ये व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है यह हार्ट होता है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है वहां पर हार्ट लोकेटेड होता है और इस स्पेस को अपन नाम देते हैं मीडिया स्टीनम। इस पर्टिकुलर स्पेस को अपन नाम देते हैं मीडिया स्टीनम। तो हार्ट मीडिया स्टीनम के अंदर लोकेटेड होता है। अपने ये जो पीछे वाली वर्टिब्री है इससे यदि अपन देखें तो थोरेसिक वर्टिब्री T5 से T8 तक इसकी लोकेशन होती है। बैक साइड में जाएं तो यहां जो एरिया है इसमें पीछे कौन सी वर्टिब्री आ रही है, T5 से T8। तो इसके सिचुएशन के बारे में अपन बात करें तो यह T5 से T8 के बीच में सिचुएटेड होता है। दीज आर द बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन पॉइंट अबाउट द हार्ट। कौन कौन से पॉइंट हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया, यदि उनको रिवाइज में कराऊं तो देखें ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं अपन। पहली लाइन देख लें बोर्ड पर क्या लिखी हुई। हार्ट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड वेसल आर द पेरिफेरल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखिए आगे कई सारे टॉपिकों में ये वाले शब्द का इस्तेमाल होगा। इससे कई सारे कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। पहली लाइन को दिमाग में फिक्स कर लो। Heart is the central part of cardiovascular system and blood vessel are the peripheral part of cardiovascular system. Heart is the hollow muscular organ which is responsible to provide the perfusion of every cell of human body. आपके मेरे शरीर की हर एक सेल को परफ्यूजन पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आंसर है हार्ट की होती। आगे बढ़े, ये देखें फिस्ट के आकार का हार्ट देख लें, मुट्ठी के आकार का होता है। 4 चैम्बर होते हैं इसमें, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां से अयोर्टा निकलती है, कहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, कहां पर पल्मोनरी वेन आकर खुलती है, कहां पर वीना कावा आकर खुलती है, इसको फर्दर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं।
अगला पॉइंट मैंने बताया, हार्ट इज द पंपिंग मोटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस लाइन का भी इस्तेमाल करेंगे अपन जब मैं आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ाऊंगा। हार्ट अपने बॉडी में मोटर की भांति काम करता है, धीमी गति से ब्लड आता है और तेज गति से ब्लड इससे सर्कुलेट होता है, बोले तो बाहर निकलता है। इसकी लोकेशन होती है दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है, बोले तो मीडिया स्टीनम में। सिचुएशन वर्टिब्री से अपन लगाएं तो T5 से T8 के बीच में सिचुएटेड होता है। हार्ट वह पहला ऑर्गन है जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर बनता है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनने वाले पहले ऑर्गन का क्या नाम है? आंसर है हार्ट। इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है 12 गुणा 8 गुणा 5। 12 गुणा 8 गुणा 5 सेंटीमीटर में। इसका वजन होता है 250 से 300 ग्राम और इसका शेप होता है मुट्ठी के आकार का। तो हार्ट इज फिस्ट इन शेप। तो ये सारे के सारे जर्नल पॉइंट हो गए हार्ट के बारे में। अब अपन डिस्कस करते हैं हार्ट से निकलने वाला सर्कुलेशन और बहुत सारे पॉइंट। इससे पहले एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन द आर्टरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टरी, इसकी दो डेफिनेशन आपकी किताबों में लिखी हुई मिलेंगी। शरीर में पाई जाने वाली वह ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, आर्टरी कहलाती। दूसरी परिभाषा लिखी मिलेगी, वह ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, आर्टरी कहलाती। क्वेश्चन है मेरा, कौन सी परिभाषा ज्यादा करेक्ट है? कौन सी परिभाषा ज्यादा करेक्ट है? बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम, बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम, उस आर्टरी का नाम जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द वेन, वेन को परिभाषित करें। इसकी भी दो परिभाषाएं आपको किताबों में लिखी मिलेंगी। वह ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वेन कहलाती। या फिर परिभाषा लिखी मिलेगी, वह ब्लड वेसल जो टिश्यू से शुरू होकर या टिश्यू से ब्लड को लाकर हार्ट में पुट डाउन करती हैं, वेन कहलाती। कौन सी परिभाषा ज्यादा करेक्ट है? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, ग्रेट सिफेनस वेन या हेपेटिक वेन। लार्जेस्ट वेन का नाम बताएं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी? शरीर की सबसे लंबी वेन का नाम बताएं। इससे अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? तो एक जर्नल सी परिभाषा में अपन किसी को आंसर देते हैं कि वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, वह ऑक्सीजनेटेड कहलाता है। अच्छा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? वह ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो, डीऑक्सीजनेटेड कहलाता है। ऐसी परिभाषा अमूमन अपने दिमाग में आती है। अब सही क्या है परफेक्टली, वो अपन यहां जानने वाले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? What is the amount of oxygen in oxygenated blood? What is the percentage of oxygen in expired air? Percentage of oxygen in expired air. Expired air में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी? What is the percentage of carbon dioxide in inspired air? तो ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको यहां मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपन हार्ट का जनरल सर्कुलेशन। देखिए, हार्ट में जैसा कि आप सारे के सारे साथियों को विदित है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। राइट वाले चैम्बर को बोलते हैं राइट और लेफ्ट वाले चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट। ऊपर वाले चैम्बर को नाम देते हैं एट्रियम
और नीचे वाले चैम्बर को नाम देते हैं वेंट्रिकल। ऊपर वाले चैम्बर एट्रियम हो गए और नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल हो गए। इसके अलावा सभी साथियों को पता है कि लेफ्ट वाली साइड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। अब यहां से अपन स्टार्ट करें। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे बड़ा चैम्बर ये होता है, सबसे बड़ा चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको जिम्मेदारी मिली हुई है कि यह अपनी वोल बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। यह अपनी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जैसा कि आप सारे साथियों को पता है कि यहां से निकलती है अयोर्टा, यहां से निकलती है अयोर्टा, और यह आपकी मेरी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। अयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। और अयोर्टा में किस तरह का ब्लड का फ्लो होता है? आंसर है ऑक्सीजनेटेड। अयोर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है अयोर्टा। अयोर्टा से कई छोटी छोटी ब्रांचें एराइज होती हैं जो बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अयोर्टा में आएगा वही ब्लड इन ब्रांचों में आएगा। अयोर्टा से निकलने वाली इन पर्टिकुलर ब्रांचेज को नाम देते हैं अपन आर्टरी। इससे निकलने वाली इन पर्टिकुलर ब्रांचेज को नाम अपन देते हैं आर्टरी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली अयोर्टा, अयोर्टा से निकली आर्टरी, फॉर एग्जांपल लीवर को सप्लाई करने वाली आर्टरी है ये मान लो, तो इसका नाम होगा हेपेटिक आर्टरी। जब ये लीवर में एंटर करेगी तो कई छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगी। जब ये लीवर में एंटर करेगी तो कई छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगी, और इन पर्टिकुलर छोटी छोटी ब्रांचों को अपन नाम देंगे आर्टेरियोल। आर्टरी से निकलने वाली इन छोटी छोटी ब्रांचों को क्या नाम देने वाले हैं अपन? आंसर है आर्टेरियोल। तो आर्टरी से कौन सी ब्रांचेज निकली? आंसर हो गया आर्टेरियोल। अच्छा, आर्टेरियोल फिर टिश्यू और सेल के लेवल पर एंटर होती है, और टिश्यू या सेल के लेवल पर यह छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड हो जाती हैं, और इन पर्टिकुलर ब्रांचेज का नाम है आर्टीरियल कैपिलरी। इन पर्टिकुलर ब्रांचेज का नाम है आर्टीरियल कैपिलरी, और यह आर्टीरियल कैपिलरी टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती। यह आर्टीरियल कैपिलरी टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती। ये अपनी बॉडी का टिश्यू हो गया जिसको इनके द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाना। तो अल्टीमेटली अपने इस पर्टिकुलर बॉडी के टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया गया। इस पर्टिकुलर टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया गया। अब इस टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है? टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो देखें, बॉडी का कोई भी टिश्यू होता है, ये बॉडी का टिश्यू है, यह 24 आवर वर्क करता है। बॉडी का कोई भी टिश्यू होता है, यह 24 घंटे वर्क करता है। अच्छा, वर्क करता है तो वर्क करने के लिए बॉडी के टिश्यू को आवश्यकता होती है एटीपी की। बॉडी के टिश्यू को आवश्यकता होती है किसकी? एटीपी की। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि अपने बॉडी के हर एक सेल और टिश्यू में 24 घंटे एटीपी का निर्माण होता है। जैसे फैन या पंखे को चलने के लिए लाइट की जरूरत है, बिना लाइट के थोड़ी चलेगा, ऐसे ही टिश्यू को काम करने के लिए 24 घंटे क्या चाहिए? एटीपी। अच्छा, एटीपी का निर्माण टिश्यू पर्टिकुलर किससे करता है? आंसर है जी ग्लूकोज से करता है। ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो एटीपी का निर्माण किससे होगा? फैट से होगा। फैट नहीं मिलेगा तो एटीपी का निर्माण किससे होगा? आंसर है प्रोटीन से होगा। ये जो कंपोनेंट है यह ब्लड के थ्रू मिलेंगे। ये सारे कंपोनेंट ब्लड के थ्रू प्राप्त होंगे और इनका ऑक्सीकरण होगा। इनका ऑक्सीकरण होगा और इनके ऑक्सीकरण से दो कंपोनेंट बनने वाले। इनका ऑक्सीकरण होगा और इनके ऑक्सीकरण से दो कंपोनेंट बनने वाले हैं। एक तो एटीपी बनने वाला है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाले।
इसका मतलब है आपकी मेरी बॉडी का टिश्यू 24 घंटे काम करता है। कॉमन सेंस की बात। आप और मैं सो जाते हैं तो भी किडनी काम करती है, लीवर काम करता है, लंग्स काम करते हैं, हार्ट काम करता है, ब्रेन काम करता है, मसल ही तो शिथिल होती है। इसका मतलब 24 घंटे अपने बॉडी के टिश्यू में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी बोले तो सेल की एनर्जी। आती कहां से है यह एनर्जी? ग्लूकोज से, फैट से, प्रोटीन से। ये कहां से आते हैं? ब्लड से आते हैं। और फिर इनका ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इनका ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इससे एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर बाई चांस आपके मेरे ब्लड में ग्लूकोज उपस्थित नहीं है या कम है तो कोई बात नहीं, टिश्यू फैट से काम चला लेगा। अगर फैट भी नहीं है तो कोई बात नहीं, टिश्यू प्रोटीन से काम चला लेगा। इन तीनों में से कुछ भी मिलेगा, उससे एनर्जी प्राप्त कर लेगा। परंतु ये तीनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। तो एक पर्टिकुलर सेल में एटीपी पैदा करने के लिए ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और ऑक्सीजन में से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना एटीपी पैदा होना संभव नहीं है। इनका ऑक्सीकरण करना पड़ेगा और ऑक्सीकरण करने के बाद एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। तो यहां पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपसे कि बॉडी का कोई भी टिश्यू होगा उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या देखने को मिलेगा आपको? कम या ज्यादा? तो कॉमन सेंस की बात है, जब ये 24 घंटे ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है, जब ये टिश्यू 24 घंटे ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है तो ऑक्सीजन की वैल्यू तो हमेशा कम रहेगी। ऑक्सीजन की वैल्यू तो हमेशा कम रहेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, क्योंकि जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है तो 24 घंटे CO2 भी तो पैदा कर रहा है। तो अपने बॉडी के हर एक टिश्यू में 24 घंटे, अपनी बॉडी के हर एक टिश्यू में 24 घंटे ऑक्सीजन की वैल्यू तो होती है कम और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होती है ज्यादा। ऑक्सीजन की वैल्यू तो होती है कम और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होती है ज्यादा। अब वापस आ जाएं। अब क्या डिस्कस कर रहे हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली है अयोटा, अयोटा से निकली है आर्टरी, आर्टरी से निकली है आर्टेरियोल और आर्टेरियोल से निकली है आर्टीरियल कैपिलरी। आर्टीरियल कैपिलरी ने ब्लड यहां पर टिश्यू को पहुंचा दिया। यहां मेरा क्वेश्चन है, यहां किस तरह का ब्लड है? तो आप सारे के सारे साथियों को भली भांति पता है कि सर यहां पर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है? अभी तक की जो ब्लड वेसल का अपन ने अध्ययन किया है वह कैसा ब्लड है? आंसर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जी। इसमें बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंपोजिशन मैं आपको बता देता हूं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 19 ml%, यानी 100 ml ब्लड में 19 ml ऑक्सीजन होती। 100 ml ब्लड में 19 ml ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 48 ml%, यानी 100 ml ब्लड में 48 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती। 100 ml ब्लड में 48 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हो गया। अब मान के चलें इस पर्टिकुलर टिश्यू में 100 ml ब्लड आया तो 100 का 100 ml वापस भी जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ब्लड इसमें रुक जाएगा, रुकने का तो सवाल नहीं उठता। यदि ब्लड रुकेगा तो एडिमा हो जाएगा। तो जितना ब्लड आता है ज्यों का त्यों वापस भी जाता है, जितना ब्लड आता है ज्यों का त्यों वापस भी जाता है। तो यहां पर वापसी के लिए, इस ब्लड को वापस ले जाने के लिए यहां से छोटी छोटी कैपिलरी एराइज होती हैं। इस ब्लड को वापस ले जाने के लिए यहां पर छोटी छोटी कैपिलरी एराइज होती हैं और इन छोटी छोटी कैपिलरीज का नाम है वीनस कैपिलरी। इन पर्टिकुलर कैपिलरीज का क्या नाम है? वीनस कैपिलरी। तो एक पर्टिकुलर टिश्यू में आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का एनास्टमोसिस होता है। आर्टीरियल कैपिलरी टिश्यू के लिए ब्लड लाती है और वीनस कैपिलरी यहां से ब्लड को वापस लेकर जाती है।
100 ml ब्लड यदि टिश्यू में आएगा तो 100 का 100 ml ब्लड वापस जाएगा। 100 ml ब्लड आएगा तो 100 का 100 ml ब्लड वापस जाएगा। आएगा किसके द्वारा? आर्टीरियल कैपिलरी के द्वारा। वापस किसके द्वारा जाएगा? वीनस कैपिलरी के द्वारा। अब ये वीनस कैपिलरी टिश्यू से निकलकर आपस में मिल जाती हैं और आपस में मिलकर बना लेती हैं वेन्यूल्स। आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं? आंसर है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स बनने के बाद बहुत सारी वेन्यूल्स भी आपस में मिल जाती हैं और बहुत सारी वेन्यूल्स आपस में मिलकर बना लेती हैं वेन। और फिर बॉडी में जितनी भी वेन होती हैं वो सारी की सारी वेन आपस में मिल जाती हैं और सारी की सारी वेन बॉडी में आपस में मिलकर बना लेती हैं वीना कावा। किसका निर्माण हो जाएगा? वीना कावा। और ये जो वीना कावा का निर्माण होता है, दो वीना कावा बनती हैं जो ओपन हो जाती हैं कहां? राइट एट्रियम। ये दो वीना कावा ओपन हो जाती हैं राइट एट्रियम में, जिनका नाम है सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। इनका नाम है सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। अब यहां पर आप समझ रहे हैं कि 100 ml ब्लड हार्ट के द्वारा गया था, 100 का 100 ml ब्लड वापस आ गया। गया किसके द्वारा था? अयोटा के द्वारा। वापस किसके द्वारा आया? वीना कावा के द्वारा। गया कहां से था? लेफ्ट वेंट्रिकल से गया था। आया कहां पर है? राइट एट्रियम में आया है। तो देखें यहां टिश्यू से ब्लड वापस ले जाने के लिए वीनस कैपिलरी, वीनस कैपिलरी से बनेगा वेन्यूल, वेन्यूल से बनेंगी वेन और वेन से बनेंगी सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। और सारे के सारे ब्लड को राइट एट्रियम में पुट डाउन कर दिया जाएगा। तो 100 ml ब्लड इसने भेजा था, 100 ml ब्लड वापस आ गया। परंतु क्वेश्चन यह है कि क्या जैसा ब्लड भेजा था वैसा वापस आया? क्या जैसा ब्लड भेजा था वैसा वापस आ गया? नहीं। जो ब्लड गया था वो ऑक्सीजनेटेड था। अब देखें जब ये ब्लड यहां से एनास्टमोसिस है वीनस कैपिलरी का, तो यहां से यहां गुजरेगा। अभी अभी मैंने चर्चा में आपको बताया कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन तो होगा कम और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन होगा ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इस ब्लड में ऑक्सीजन 19 ml है। जब यह ब्लड इस टिश्यू से गुजर के वीनस कैपिलरी में आएगा तो यहां पर ऑक्सीजन 19 ml नहीं होगी, यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 14 ml, 14 ml। यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 14 ml, 14 ml। कितनी ऑक्सीजन थी इस ब्लड में? 19 ml। वापसी में जो ब्लड जा रहा है उसमें कितनी हो गई? आंसर है 14 ml। अच्छा, जब ये ब्लड यहां से गुजरकर यहां जाएगा, चूंकि यहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को उठा ले जाएगा और अब जो वापसी में ब्लड जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड की तुलना में बढ़ जाएगी। तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड है 48 ml और ये जो ब्लड वापस जाएगा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी 52 ml। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी 52 ml। तो 14 ml% और 52 ml%। तो देखें 100 ml ब्लड आया था टिश्यू में, सही है। 100 ml ब्लड वापस गया टिश्यू से, सही है। जितना आया था उतना वापस गया। पर मेरा क्वेश्चन है क्या जैसा आया था वैसा वापस गया? नहीं। आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 19 ml थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 48 ml थी। यह ब्लड वापस गया है जिसमें ऑक्सीजन 14 ml रह गई। तो उस ब्लड की तुलना करें उस ब्लड से, तो उस ब्लड से ऑक्सीजन कम हो गई और उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। तो अब अपन बोल सकते हैं ये जो पर्टिकुलर ब्लड वापस जाएगा इसको कम से कम ऑक्सीजनेटेड तो नाम नहीं देंगे, इसको कम से कम ऑक्सीजनेटेड तो नाम नहीं देंगे। क्या नाम देना चाहेंगे अपन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
आया तो कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। वापस कैसा जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। आता तो है ऑक्सीजनेटेड और जाता है डीऑक्सीजनेटेड। इज दैट क्लियर? इस तरीके से ये बड़ा वाला सर्कुलेशन है। फिर से समझे, देखें मैं क्या बताया है मैंने। ये अपना ह्यूमन हार्ट है जिसके 4 चैम्बर हैं, राइट वाले राइट और लेफ्ट वाले लेफ्ट, ऊपर वाले एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल। सबसे बड़ा चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल जिससे निकलती है अयोटा। देखो ये अयोटा निकली, अयोटा से फिर छोटी ब्रांच निकली जिसका नाम है आर्टरी। आर्टरी जब ऑर्गन में प्रवेश करती है तो यह और छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है जिनका नाम है आर्टेरियोल। आर्टेरियोल टिश्यू और सेल के लेवल पर जाती हैं तो यह बन जाती है आर्टीरियल कैपिलरी। आर्टीरियल कैपिलरी तक किस तरह का ब्लड आया था? सारे साथियों को पता है कि सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। मैंने क्या बताया आपको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कंपोजिशन बता दो कि सर ऑक्सीजन तो है 19 ml और कार्बन डाइऑक्साइड है 48 ml। अच्छा, जितना ब्लड टिश्यू में आया है वो जो का त्यों वापस चला जाएगा। वापस ले जाने के लिए होती है वीनस कैपिलरी, और वीनस कैपिलरी आगे चलकर आपस में मिलती हैं तो बनता है वेन्योल। वेन्योल से बनती है वेन, और सारी की सारी वेन बॉडी की मिलकर बना लेती है सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। और ये कहां पर खुल जाती है? राइट एट्रियम में खुल जाती है। तो यहां अपन चर्चा कर सकते हैं कि जितना ब्लड आया था वो जो का त्यों वापस चला गया, परंतु जब ये टिश्यू से गुजरा तो टिश्यू को ऑक्सीजन दे गया और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले गया। टिश्यू को ऑक्सीजन दे गया और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले गया। तो देखो ऑक्सीजन तो हो गई कम और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई ज्यादा। ऑक्सीजन कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, तो ब्लड को भी नाम चेंज करना पड़ेगा। जो ब्लड आया था वो ऑक्सीजनेटेड था और जो ब्लड वापस जा रहा है उसको क्या नाम देंगे अपन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक यहां तक का सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया। अब इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन में अपन बात करें, इस पर्टिकुलर सर्कुलेशन के अंदर देखें क्या चीज है सीखने वाली, कि जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड है, ये जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड है जो अभी अपन ने डिस्कस किया है, आखिर इनमें क्या अंतर है? देखें यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा 19 ml%। क्या मतलब? 100 ml में ऑक्सीजन 19 ml होती है जी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 48 ml%। क्या मतलब कि 100 ml ब्लड में 48 ml होती है कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सीजनेटेड में मात्रा 14 ml% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 52 ml%। केवल और केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखें आप, केवल और केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखें और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की परिभाषा बनाएं जो अपन अमूमन बनाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ये अमूमन परिभाषा पहली अपने दिमाग में आती है। क्या ये सही है? सोचो, अपने दिमाग में परिभाषा आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम, सॉरी, ऑक्सीजन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम। क्या ये सही है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। देखें दोनों तरह के ब्लड में देखें, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ऑक्सीजनेटेड में भी CO2 48 ml ऑक्सीजन से तुलना करें तो, और डीऑक्सीजनेटेड में भी 52 ml है यदि ऑक्सीजन से तुलना करें तो। क्या जो परिभाषा सर्वप्रथम अपने दिमाग में आती है वो सही है? नहीं, गलत है।
सही नहीं है, गलत है। क्या परिभाषा आनी चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड की तुलना में ऑक्सीजन तो ज्यादा होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड की तुलना में ऑक्सीजन तो ज्यादा होती है और डीऑक्सीजनेटेड की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। यानी ये परफेक्ट परिभाषा होगी। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जी ऑक्सीजन ज्यादा होती है। नहीं, कहां है ज्यादा? 48 ml, ऑक्सीजन 19 ml मात्र और कार्बन डाइऑक्साइड 48 ml। तो ज्यादा कौन सी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ज्यादा होनी भी चाहिए। अपना रेस्पिरेटरी सेंटर इसी से तो चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को सारी को शरीर से निकाल दें तो रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, मैंडेटरी है अपने रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने के लिए। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड? वह ब्लड जिसके अंतर्गत डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा तो ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ऐसे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें और क्या सीखा इस पर्टिकुलर चार्ट से? ब्रांचेज ऑफ आर्टरी। ब्रांचेज ऑफ आर्टरी, आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं? सबसे बड़ी ब्रांच अयोर्टा। अयोर्टा के बाद कौन सी ब्रांच आएगी? आंसर है आर्टरी। आर्टरी के बाद क्या आएगा? आर्टेरियोल। आर्टेरियोल। आर्टेरियोल के बाद क्या आएगा? आर्टीरियल कैपिलरी। आर्टेरियोल के बाद आएगा आर्टीरियल कैपिलरी। नाउ कम ऑन टू द ब्रांचेज ऑफ वेन। ये तो आर्टरी की ब्रांच हो गई, अयोर्टा, आर्टरी, आर्टेरियोल, आर्टीरियल कैपिलरी। वेन की ब्रांच। व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ वेन? वेन कहां से शुरू हो रही है? टिश्यू से शुरू हो रही। कहां से शुरू हो रही है? टिश्यू से शुरू हो रही। पहली ब्रांच को क्या नाम देंगे? वीनस कैपिलरी। वीनस कैपिलरी के बाद क्या आया? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के बाद क्या आई? वेन। और वेन के बाद वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द ब्रांचेज ऑफ आर्टरी, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ वेन। और इसके अलावा अपन सीखें, देखिए ये जो सर्कुलेशन है अपने बॉडी के टिश्यू में, यहां आर्टरी और वेन का एनास्टमोसिस हो रहा है। क्या यह हर एक जगह अपन को मौजूद मिलेगा? आंसर है यस। अगर इस छोटी सी फिंगर की भी अपन बात करें तो यहां आर्टीरियल कैपिलरी है और वीनस कैपिलरी भी है। तो अपने बॉडी के हर एक पार्ट में आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का एनास्टमोसिस मिलेगा। अपने शरीर के हर एक पार्ट में आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का एनास्टमोसिस मिलेगा और आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी के इस एनास्टमोसिस को अपन नाम देते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। इस एनास्टमोसिस को क्या नाम देंगे अपन? माइक्रो सर्कुलेशन। इट इज द एनास्टमोसिस ऑफ arterial capillaries and venous capillary. It is the anastomosis of arterial capillary और venous capillary. arterial capillary और venous capillary का जो एनास्टमोसिस अपने शरीर के हर एक टिश्यू में पाया जाता है, माइक्रो सर्कुलेशन कहलाता है। देखो सर्कुलेशन तो है ही, यहां पर आदान प्रदान हो रहा है गैसों का और सबसे छोटा है, सबसे छोटा सर्कुलेशन है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज माइक्रो सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर? तो ब्लड आपने कहां से भेजा था? हार्ट में ब्लड आपने कहां से भेजा था? गौर करें, यहां से भेजा था। बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकल से भेजा था। कहां पर वापस मंगा लिया? राइट एट्रियम में मंगा लिया। कहां पर वापस मंगा लिया? आंसर है राइट एट्रियम में आपने ब्लड को वापस मंगा लिया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक सर्कुलेशन शुरू हुआ और राइट एट्रियम पर आकर खत्म हो गया। तो एक तो सर्कुलेशन ये हो गया। अब इससे अपन आगे बढ़े
कि राइट एट्रियम के बाद क्या होता है। देखिए राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद क्या होता है। ये राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, कौन लेकर आया राइट एट्रियम में ब्लड, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। राइट एट्रियम से यह ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब देखें राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। यहां मेरा क्वेश्चन है आपसे, द नंबर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी आर 1 और 2, क्योंकि ये सारे के सारे साथी जानते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाने वाली, लंग्स में जाने वाली है, तो इसके नंबर होते हैं 1 या 2। तो बहुत सारे साथियों को के दिमाग में आंसर है कि सर 2, जो गलत है। इसके नंबर 1 ही होते हैं। यहां पर इसको पल्मोनरी ट्रंक के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर ये बाइफरकेट हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। आगे चलकर ये बाइफरकेट हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट वाली आर्टरी राइट लंग्स में जाती है और लेफ्ट वाली लेफ्ट में जाती है। तो यहां से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है उसकी संख्या होती है, आंसर है 1। उसके बाद इसका डिवीजन हो जाता है राइट और लेफ्ट में। चले मान के चले राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स में गई, वहां पर जाने के बाद इससे छोटी छोटी ब्रांचें निकलेंगी। वहां पर जाने के बाद इससे छोटी छोटी ब्रांचें निकलेंगी, इनका नाम होगा पल्मोनरी आर्टेरियोल। जैसे आर्टरी से निकलती है आर्टेरियोल, ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी से क्या निकलेगी, आंसर है आर्टेरियोल। इसके अलावा अपन बात करें, इससे फिर छोटी छोटी ब्रांचें निकलेंगी जो एल्वोलाई तक पहुंच जाएंगी, और इन छोटी छोटी ब्रांचों का नाम होगा पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी। इन छोटी छोटी ब्रांचों का नाम होगा पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी, जो एल्वोलाई तक पहुंच जाएंगी। इसका मतलब है लंग्स के टिश्यू में प्रवेश हो गया। देखें बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे नॉर्मल टिश्यू में पढ़ रहे थे ऐसे ही लंग्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले राइट वेंट्रिकल से निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की संख्या 1 होगी, यह 2 ब्रांचों में बटेगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद निकलेंगी पल्मोनरी आर्टेरियोल, और पल्मोनरी आर्टेरियोल से निकलेंगी पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी। अब यहां पर लंग्स का टिश्यू आ गया। देखिए लंग्स के टिश्यू में क्या हो रहा है, जैसे ब्लड आया यहां पर 100 ml ब्लड आया, कॉमन सेंस की बात है, 100 ml आया तो 100 ml वापस भी जाएगा। 100 ml आया है तो 100 ml वापस भी जाएगा। वापस ले जाने के लिए यहां से निकलती है पल्मोनरी वीनस कैपिलरीज, यहां से निकलती हैं पल्मोनरी वीनस कैपिलरीज। ये पल्मोनरी वीनस कैपिलरीज हो गई। पल्मोनरी वीनस कैपिलरीज आगे चलकर आपस में जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद ये बना लेती हैं पल्मोनरी वेन्यूल्स। जुड़ने के बाद बना लेती हैं पल्मोनरी वेन्यूल्स, और बहुत सारी पल्मोनरी वेन्यूल्स आपस में जुड़ जाती हैं और पल्मोनरी वेन बना लेती हैं। 2 तो राइट वाले लंग्स से आती हैं और 2 लेफ्ट वाले से आती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन हो गए 4। टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन हो गए 4, और यह ओपन हो जाती है लेफ्ट एट्रियम में। यह ओपन हो जाती है लेफ्ट एट्रियम में। 2 राइट वाले लंग्स से आती हैं, 2 लेफ्ट वाले लंग से आती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन कितने हो गए, 4। 100 ml यहां पर ब्लड आया, 100 का 100 ml वापस हार्ट में चला जाएगा। पर सोचो लंग्स के अंदर क्या हो रहा है। यहां पर जो ब्लड आया, कॉमनली अपन बोलेंगे वह पर्टिकुलर ब्लड कैसा ब्लड था,
आप साथियों के दिमाग में आंसर है, अभी अभी अपन ने पढ़ा, उस ब्लड का क्या नाम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है जो यहां से जा रहा है लंग्स के अंदर? आंसर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जी। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पढ़ी अभी अभी अपन ने? 14 ml। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पढ़ी अपन ने? 52 ml। ये इसमें गैसों का कंपोजिशन है। अब ये ब्लड जब लंग्स में एंटर हुआ है तो देखिए लंग्स के अंदर क्या होता है, इस बात को समझें। आप सांस ले रहे हो, जो सांस आपको अंदर आ रही है उस नाम है इंस्पायर्ड एयर। जो सांस आप इनहेल कर रहे हो उसका नाम है इंस्पायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर यानी कि इसके अंदर आप सर्वाधिक मात्रा में तो ले रहे हो नाइट्रोजन 78%, इसके बाद ले रहे हो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितनी है? 21%, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो है 0.04%। कितनी है? 0.04%। यहां पर ऑक्सीजन ले रहे हो आप, देखो नाइट्रोजन तो जितनी लोगे उतनी वापस चली जाएगी, क्योंकि इसका तो यूटिलाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपके लंग्स की एल्वोलाई में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, आप इग्नोर कर सकते हो बहुत कम मात्रा में। तो नाइट्रोजन जो लोगे वो जो की तो निकल जाएगी। तो कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में आपके फेफड़ों में पहुंची? ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ा, ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ा है यहां पर। अब ये जो ब्लड यहां पर एक्सचेंज होगा जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, उस ब्लड में जो आया है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। वो ऑक्सीजन को उठाकर ले जाएगा, ऑक्सीजन को उठाकर ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ जाएगा। कि देखें गैसें जो होती हैं वह अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती हैं। तो जो ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर तो है कम और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो लंग्स में छोड़ दिया जाएगा और ऑक्सीजन को उठाकर ले जाया जाएगा। तो जो ब्लड वापस जाएगा उसमें ऑक्सीजन तो हो जाएगी ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी कम। फॉर एग्जाम्पल ये पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी है। कैसा ब्लड है इसमें? डीऑक्सीजनेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजन की मात्रा 14 ml, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 52 ml। अब ये ब्लड वापस जाएगा पल्मोनरी वीनस कैपिलरी के द्वारा। यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 19 ml। कितनी? 19 ml। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी 48 ml। इसका मतलब ऑक्सीजन बढ़ गई, ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ गई जब यह ब्लड लंग्स से गुजरा। क्यों बढ़ गई? क्योंकि लंग्स में आपने सांस लिया था तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, आपके ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग दिया। तो जो एयर अब आप बाहर निकालने वाले हो, जो एयर अब आप बाहर निकालने वाले हो, सांस बाहर छोड़ने वाले हो, उसको अपन नाम देंगे एक्सपायर्ड एयर। एक्सपायर्ड एयर में नाइट्रोजन को तो ज्यों का त्यों छोड़ दोगे आप 78%। नाइट्रोजन तो 78% ली थी, 78% ही छोड़ दी। ऑक्सीजन 21% अंदर ली है, क्या 21% ही बाहर जाएगी? नहीं, काम आ गई ऑक्सीजन तो भैया। तो यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा होगी 16%। ऑक्सीजन की मात्रा होगी 16%। 5% कहां गई? काम आ गई, ब्लड में मिल गई। 5% कहां गई? काम आ गई, ब्लड में मिल गई। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ली थी? 0.04%। अब छोड़ोगे तो ज्यादा छोड़ोगे, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है। तो जो एयर आप बाहर निकालते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाएगी।
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने परसेंट हो जाएगी? आंसर है 4%। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है, कम से कम आपके एग्जाम में 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन की मात्रा बता दो। देखिए 5वीं 6ठी 8वीं क्लास में अपन पढ़ते थे, सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ये सिंपल कंसेप्ट पढ़ते थे अपन। अब कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट पे आ जाओ। यदि मैं पूछूं इंस्पायर्ड एयर में सर्वाधिक मात्रा किसकी? आंसर है नाइट्रोजन। इंस्पायर्ड एयर में सर्वाधिक मात्रा किसकी? नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में ले रहे हो तो नाइट्रोजन है। एक्सपायर्ड एयर में सर्वाधिक मात्रा किसकी? नाइट्रोजन। दोनों में एक समान आंसर है, लेते भी नाइट्रोजन ज्यादा है, छोड़ते भी ज्यादा है। जितनी लेते हैं उतनी छोड़ते हैं। अगर नाइट्रोजन को हटा दें, ऑप्शन से गायब कर दें, अब बताओ इंस्पायर्ड एयर में सर्वाधिक मात्रा किसकी? ऑक्सीजन। एक्सपायर्ड एयर में सर्वाधिक मात्रा किसकी? यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन। जबकि सिंपल कंसेप्ट में क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। बात सही है, बात सही है। CO2 की मात्रा 0.04 से 4% हो गई। बाकी बेसिकली तो ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं अपन, ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। यदि टोटली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े अपन तो क्या 100 जने एक कमरे में बैठ सकते हैं? नहीं, ऑक्सीजन भी तो छोड़ रहे हैं। CO2 से ज्यादा छोड़ रहे हैं, 16% छोड़ रहे हैं। अपन बाहर जब सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन भी होती है, तभी तो किसी मरते हुए इंसान को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन के द्वारा जीवन देते हैं अपन। अगर 5वीं क्लास के कंसेप्ट पे बात करें, ऑक्सीजन ले लो, CO2 छोड़ो, और केवल CO2 छोड़ रहे हैं, तो किसी मरते हुए इंसान को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना संभव है क्या? नहीं। तो अपन जो सांस बाहर निकालते हैं उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। और हर बार आपके ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन आता है, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर, और पहला ऑप्शन होता है 0%। नहीं पढ़ा हुआ है तो गलती की पूरी गुंजाइश है, 0% हो सकता है जो गलत होगा। 0% नहीं, कितने परसेंट? 16%। तो जो सांस आपने ली थी और जो सांस आपने बाहर छोड़ी है उसमें ऑक्सीजन तो कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। कैसे संभव हुआ ये? कि लंग्स के द्वारा यह ऑक्सीजन ब्लड को दे दी गई और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली गई, तो यहां भी ब्लड गैसेज का आदान प्रदान हुआ। अब अपन इसकी पूर्ति करें, जो अभी अभी आपको समझाया कि यहां से यहां तक कैसा ब्लड आया है, आंसर है डीऑक्सीजनेटेड आया है। अब जो ब्लड वापस जाने वाला है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। बोले तो ऑक्सीजन हो जाएगी यहां पर 19 ml और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी यहां पर कम हो जाएगी, बोले तो 48 ml। 100 ml ब्लड आया था, 100 ml ब्लड वापस गया। 100 ml ब्लड आया था, 100 ml ब्लड वापस गया। पर क्या जैसा ब्लड आया था वैसा ब्लड वापस गया? नहीं, जैसा ब्लड आया था वैसा वापस नहीं गया। आया तो कैसा था? लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड। वापस कैसा जा रहा है? आंसर है ऑक्सीजनेटेड। वापस कैसा जा रहा है? आंसर है ऑक्सीजनेटेड। तो इस तरह का आदान प्रदान यहां होता है। क्या समझाया इस डायग्राम में? फिर से जाने। यहां तक की जर्नी अपन ने पढ़ ली थी। सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। संख्या कितनी होती है? एक। आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट और लेफ्ट। फिर पल्मोनरी आर्टरी से बनती है पल्मोनरी आर्टेरियोल, पल्मोनरी आर्टेरियोल से बनती है पल्मोनरी आर्टेरियल कैपिलरी। यहां तक किस तरह का ब्लड है? इनमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या क्या मात्रा है? डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन है 14 ml, कार्बन डाइऑक्साइड है 52 ml। अब ये जब ब्लड पल्मोनरी आर्टेरियल कैपिलरी से पल्मोनरी वीनस कैपिलरी में जाएगा
तो यहां पर इसमें ऑक्सीजन तो मिला दी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाएगी, तो ऑक्सीजन तो 14 ml से हो जाएगी 19 ml और कार्बन डाइऑक्साइड 52 ml से 48 ml हो जाएगी। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है लंग्स में आने के बाद यह कन्वर्ट हो जाएगा कौन से ब्लड में? ऑक्सीजनेटेड में। और पल्मोनरी वीनस कैपिलरीज के बाद यह जाएगा पल्मोनरी वेन्यूल में। पल्मोनरी वेन्यूल के बाद यह पल्मोनरी वेन में जाएगा। कितनी होती है पल्मोनरी वेन? 4। और उसके बाद यह कहां पर चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से अयोर्टा में वही सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से 100% आपको समझ में आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ। यहां पर ये सर्कुलेशन है। यदि इस पूरे सर्कुलेशन को मैं एक सिंगल डायग्राम में बनाकर आपको दर्शाऊं जो मैंने टोटली आपको पढ़ाया है, तो यह कुछ इस तरह का होगा। यह कुछ इस तरह का होगा। यहां से निकली है अयोर्टा, अयोर्टा से निकली है आर्टरी, आर्टरी से फिर निकली है आर्टेरियोल और आर्टेरियोल एंटर हो गई है टिश्यू में। सॉरी, आर्टेरियोल से फिर निकली है आर्टीरियल कैपिलरी और यह आर्टीरियल कैपिलरी एंटर हो गई है टिश्यू में। कहां पर एंटर हो गई है? टिश्यू में। टिश्यू में एंटर होने के बाद यहां से निकलती है वीनस कैपिलरी, यहां से निकलेंगी वीनस कैपिलरी, वीनस कैपिलरी से बनेंगी वेन्यूल, वेन्यूल से बनेंगी वेन और वेन से लास्ट में बनेंगी वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। देखिए, एक तो सर्कुलेशन ये है लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होकर राइट एट्रियम तक का, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होकर राइट एट्रियम तक का। क्या क्या है इसमें नामकरण यदि अपन करें? इट इज द अयोर्टा, दैट इज द आर्टरी, आर्टेरियोल, आर्टीरियल कैपिलरी। इसके बाद क्या है? वीनस कैपिलरी, ये हो गई वेन्यूल, ये वेन और ये सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। अयोर्टा के नंबर कितने हैं? 1। वीना कावा के नंबर कितने हैं? 2, सुपीरियर और इंफीरियर। अब दूसरा सर्कुलेशन जो मैंने आपको पढ़ाया उसको कैलकुलेट करें यदि अपन। देखें, यहां पर वीना कावा आ गई, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा राइट एट्रियम में। फिर राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी। यह एंटर कर जाएंगी टिश्यू में, टिश्यू में एंटर करने के बाद यहां से निकलेंगी पल्मोनरी वीनस कैपिलरी, पल्मोनरी वीनस कैपिलरी से वेन्यूल, वेन्यूल से बनेंगी वेन और ये जो वेन बनेंगी 4, यह ओपन हो जाएंगी कहां? लेफ्ट एट्रियम। देखें, ये 2 अलग अलग तरह के सर्कुलेशन हो गए। दो अलग अलग तरह के सर्कुलेशन हो गए, इनको डिवाइड करें तो ये अलग अलग सर्कुलेशन होगा। ये 2 अलग अलग तरह के सर्कुलेशन हो गए। इस वाले सर्कुलेशन को फिर समझें आप। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी आर्टेरियोल, पहले पल्मोनरी आर्टरी, फिर आर्टेरियोल, फिर पल्मोनरी आर्टीरियल कैपिलरी, फिर पल्मोनरी वीनस कैपिलरी, फिर वेन्यूल, फिर वेन, और टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन कितनी हो गई? 4। यहां पर आप साथियों से मेरा क्वेश्चन है, हार्ट में कितने पाइप तो एंटर होते हैं
और कितने पाइप बाहर निकलते हैं, कितने पाइप एंटर होते हैं और कितने पाइप बाहर निकलते हैं। तो सीधा सा आंसर है कि सर 2 पाइप बाहर निकलते हैं, एक तो ये और एक ये। और कितने पाइप एंटर हो रहे हैं, 6। 4 तो पल्मोनरी वेन हो गई और 2 वीना कावा हो गई। चलें अब सिंपल वे में समझें व्हाट इज द आर्टरी। सिंपल वे में समझें व्हाट इज द आर्टरी। आर्टरी क्या है, देखें ये आर्टरी है, गौर से देखें ये आर्टरी है, हार्ट से शुरू हो रही है, हार्ट से शुरू हो रही है, यहां खत्म हो गई, टिश्यू पर खत्म हो गई। अयोर्टा और इसकी ब्रांचें आर्टरी बोलेंगे अपन। हार्ट से शुरू हुई और टिश्यू पर खत्म हो गई। चलो यहां भी आर्टरी देखें, ये पल्मोनरी आर्टरी है, हार्ट से शुरू हुई, हार्ट से शुरू हुई, टिश्यू पर खत्म हो गई। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी। अब ये पढ़ के आर्टरी की क्या परिभाषा देना चाहेंगे आप। ब्लड वेसल की वह ब्रांच जो हार्ट से शुरू होकर टिश्यू पर खत्म होती है आर्टरी कहलाती है। ब्लड वेसल की वह ब्रांच जो हार्ट से शुरू होकर टिश्यू पर खत्म होती है क्या कहलाती है, आर्टरी। इसके अलावा देखिए ये भी हार्ट से शुरू हो रही है, टिश्यू पर खत्म हो रही है, पल्मोनरी आर्टरी नाम दे रहे हैं। अब दूसरी ब्लड वेसल को देखो, ये वेन है, टिश्यू से शुरू, टिश्यू से शुरू, हार्ट पर खत्म, टिश्यू से शुरू होकर हार्ट पर खत्म हो गई। व्हाट इज दिस, दैट इज द वेन। व्हाट इज दिस, दैट इज द वेन। इसको अपन वेन बोलेंगे। चलो यहां देखो आप, पल्मोनरी वेन, टिश्यू से शुरू, टिश्यू से शुरू, हार्ट पर खत्म, टिश्यू से शुरू, हार्ट पर खत्म। क्या परिभाषा दें, वह ब्लड वेसल या ब्लड वेसल की वह ब्रांच जो टिश्यू से शुरू होकर हार्ट पर खत्म होती है वेन कहलाती। टिश्यू से शुरू होकर हार्ट पर खत्म होती है वेन कहलाती है। इज दैट क्लियर। तो किसी भी हाल में परिभाषा ये नहीं बनेगी कि वह ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है आर्टरी कहलाती है और वह ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है वेन कहलाती है। नो, बिल्कुल गलत है। आज के बाद आपके दिमाग में परिभाषा होनी चाहिए, वह ब्लड वेसल जो हार्ट से शुरू हो और टिश्यू पर खत्म होती है आर्टरी कहलाती है और वह ब्लड वेसल जो टिश्यू से शुरू होकर हार्ट पर खत्म होती है वेन कहलाती। बॉडी में जितनी भी सॉरी जितनी भी आर्टरी हैं ये अयोर्टा की ब्रांच है, सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बॉडी में जितनी भी आर्टरी होती है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, परंतु ये जो आर्टरी है इसमें डीऑक्सीजनेटेड है। इसका मतलब बॉडी की समस्त आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, छोड़कर किसको, पल्मोनरी आर्टरी को। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी की अपन बात करें तो आंसर होगा अयोर्टा। बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी के बारे में अपन बात करें तो आंसर क्या होगा, अयोर्टा। अयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। अयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। आगे बढ़े, टिश्यू से शुरू होकर हार्ट पर खत्म होने वाली ब्लड वेसल को वेन कहते हैं। जितनी भी वेन आएंगी सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जितनी भी वेन आएंगी सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, छोड़कर कौन सी वेन को, पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यदि क्वेश्चन आए कि बॉडी की लार्जेस्ट वेन का नाम बताओ, तो लार्जेस्ट वेन तो कौन सी है, वीना कावा है। अब चूंकि वीना कावा 2 है, सुपीरियर और इंफीरियर, तो कौन सी होगी लार्जेस्ट, कौन सी होगी लार्जेस्ट, आंसर है इंफीरियर वीना कावा। पैरों से आएगी ब्लड को लेकर। सुपीरियर वीना कावा तो यहां पर बनती है और यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोनों वेन में से
लार्जेस्ट वेन कौन सी होगी? इंफीरियर वीना कावा होगी। परंतु यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि बॉडी की लॉन्गेस्ट वेन का नाम बताओ, बॉडी की लॉन्गेस्ट वेन का नाम बताओ। देखो लार्जेस्ट तो इंफीरियर वीना कावा हो गई, लॉन्गेस्ट जो है वो पैरों से आती है यहां तक। देखो यहां पर इंफीरियर वीना कावा बनती है और यहां से यहां पर ओपन हो जाती है हार्ट में, तो इंफीरियर वीना कावा की लंबाई तो केवल इतनी हुई। तो एक वेन है जो लेग से आती है यहां तक, और इस पर्टिकुलर वेन का नाम है ग्रेट सिफेनस वेन। क्या नाम है? ग्रेट सिफेनस वेन। लंबाई में बात करें तो ये वाली लंबाई ज्यादा होगी, ये वाली लंबाई ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन पूछे लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आंसर आपको देना है इंफीरियर वीना कावा। परंतु यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले लॉन्गेस्ट वेन, तो आंसर होगा ग्रेट सिफेनस वेन। अब ये जो मैंने अभी बताया उसको सुने और जाने। क्या बताया मैंने? व्हाट इज द आर्टरी? परिभाषा, वह ब्लड वेसल जो हार्ट से शुरू होकर टिश्यू पर खत्म होती है आर्टरी कहलाती। बॉडी की समस्त आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है छोड़कर पल्मोनरी आर्टरी को। अयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। अयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। कम ऑन टू द नंबर 2, बोले तो वेन। नंबर 2 बोले तो वेन। वेन में अपन बात करें, वह ब्लड वेसल जो हार्ट टिश्यू से शुरू होकर हार्ट पर खत्म होती है वेन कहलाती। टिश्यू से शुरू होकर हार्ट पर खत्म होती है वेन कहलाती है। बॉडी की सारी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है छोड़कर कौन सी वेन? आंसर है पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता। बॉडी की लार्जेस्ट वेन का नाम है इंफीरियर वीना कावा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी? आंसर इज इंफीरियर वीना कावा। बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी? यहां आंसर अलग होगा। आंसर इज ग्रेट सिफेनस वेन। क्या आंसर देना चाहेंगे आप? आंसर होगा ग्रेट सिफेनस वेन। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलेशन। किस तरीके से फ्लो होता है, कहां से कहां तक फ्लो होता है। तो जो अपन ने पढ़ा उसको सिंपल पॉइंट में अपन रिवाइज करें, क्योंकि अभी इसमें बहुत बाकी है और इसी लेक्चर में पूरा होना पॉसिबल नहीं है। तो इसको यदि अपन कैलकुलेट करें तो देखें, यहां से पढ़ा है अपन आर्टरी, जो अपन ने पढ़ा है आर्टरी। व्हाट इज द आर्टरी? द ब्लड वेसल विच अराइज फ्रॉम हार्ट एंड एंड अप विद इन द टिश्यू इज नोन एज आर्टरी। इंपॉर्टेंट लाइन, aorta is the largest artery of human body. All artery carry the oxygenated blood except the pulmonary artery. इसके बाद अपन ने डिस्कस किया है वेन। इसके बाद अपन ने डिस्कस किया है वेन। व्हाट इज द वेन? द ब्लड वेसल विच अराइज फ्रॉम टिश्यू एंड एंड अप विद इन द हार्ट इज नोन एज वेन। All vein of human body carry the deoxygenated blood except the pulmonary vein. Pulmonary vein में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है, बाकी सारी वेन में डीऑक्सीजनेटेड होगा। Then inferior vena cava, it is the largest vein of human body. अगर लॉन्गेस्ट पूछे तो आंसर चेंज हो जाएगा, ग्रेट सिफेनस वेन, इट इज द लॉन्गेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इज दैट क्लियर? उसके अलावा मैंने आपको बताया है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनमें गैसों का कंपोजिशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखें ऑक्सीजन कितनी है? 19 ml%। 100 ml में 19 ml ऑक्सीजन है और डीऑक्सीजनेटेड में कितनी है? 14 ml। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 48 ml, किसमें? ऑक्सीजनेटेड में, और डीऑक्सीजनेटेड में होगी ये 52 ml।
अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर मिलेगा? फाउंड इन सारी तो आर्टरी में मिलेगा और पल्मोनरी वेन में मिलेगा, ऑल आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां मिलेगा? सारी वेन में मिलेगा, ऑल वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, ऑल वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। इज दैट क्लियर? तो ये आज के लेक्चर के कुछ सिंपल पॉइंट हो गए। अभी चूंकि इसमें मैंने आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी पढ़ा दिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी पढ़ा दिया है, उनको अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी जो अपन ने पढ़ा है, हार्ट के 8-9 कॉमन पॉइंट हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिए। इसके बाद सर्कुलेशन पढ़ाने लग गया मैं। ये पर्टिकुलर सर्कुलेशन है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होकर राइट एट्रियम पर खत्म हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जा रहा है। यहां से अपन ने क्या क्या सीखा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या अंतर है, आर्टरी की ब्रांच कौन कौन सी है, वेन की ब्रांच कौन कौन सी है, माइक्रो सर्कुलेशन क्या होता है, क्या यह बॉडी में सारी जगह मौजूद होगा? यस। उसके अलावा राइट वेंट्रिकल से शुरू होकर लेफ्ट एट्रियम पर खत्म होने वाला सर्कुलेशन, यहां पर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वापसी होती है। कैसा ब्लड वापस आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा। इसके अलावा इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन 21% होगी और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होगी, जबकि एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन 16% होगी और कार्बन डाइऑक्साइड 4% होगी। इज दैट क्लियर? तो ये जनरल सर्कुलेशन, आर्टरी और वेन की परिभाषाएं हो गई और इनके सारे पॉइंट हो गए। अब मैंने आपको बताया कि सर्कुलेशन में 8 तरह का सर्कुलेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, 2 वर्ड अलग अलग हो गए इसमें, कार्डियो बोले तो हार्ट और वैस्कुलर बोले तो ब्लड वेसल। तो पहले मैं आपको वैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा, वैस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा जिसमें 8 तरह का वैस्कुलर सिस्टम होगा। अब कौन कौन सा 8 तरह का होगा ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। पूरी उम्मीद की ये सारा का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आया। यहां पर जो बेसिक बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं अपने अंदर, जैसे कि अपन सोचते हैं कि सांस लेने में ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। नहीं, CO2 से ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ रहे हो आप। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? तो ये बचे हुए लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अपन कल के लेक्चर में। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।